आज हम लोग किसी भी कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको देखेंगे। इसमें चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? पाटल। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार किस आकार का होता है? कीप। बीजों को कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं? 2 या 3। सीड ड्रिल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर। उर्वरक का उत्पादक कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। पौधों में कितना प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? 90। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? मोट घिरनी, चेन पंप, ढेकली। ड्रिप तंत्र विधि द्वारा पानी कहाँ दिया जाता है? पौधे, बगीचों तथा वृक्षों में। निम्न में से किस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है? ड्रिप तंत्र। इनमें से कौन सा वर्ग खरीफ फसल है? धान, मक्का, सोयाबीन। खरीफ फसल कौन से महीने में बोई जाती है? जून से सितंबर। रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में। बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल करते हैं? पाटल। हल में लगे लोहे की मौजूद त्रिकोणीय पत्ती को कहते हैं फाल। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ। इन फसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। दूसरा, रबी फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। दूसरा कथन सत्य है। जैविक खाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तीनों सही है। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल किस जीव से प्राप्त होता है? मछली। खरपतवार के सुरक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। खरपतवार हटाने के सर्वोत्तम समय उसके पुष्पन के बीज बनने के पहले का होता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद होता है। दूसरा सही है। एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है। गेहूं क्या है? रबी फसल। धान खरीफ फसल। कायिक भाग द्वारा उगाई जाने वाली फसलें हैं आलू, गन्ना तथा अदरक। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। चना की फसल है। चना कैसी फसल है? तो रबी फसल है। उर्वरक है अकार्बनिक लवण। खरपतवार हटाना कहलाता है निराई। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? केचुआ। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाई जाती है? तो फलीदार फसलों के। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में। खरीफ की फसल किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल कौन सी होती है? धान, मक्का तथा कपास। फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलाप में प्रथम चरण होता है मिट्टी तैयार करना। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। रेशेदार फसल है कपास। यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? नाइट्रोजन। यूरिया में से कौन रबी फसल है? निम्न में से कौन रबी फसल है? चना। बाजरा किस तरह का फसल है? खरीफ फसल। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर से नवंबर में के बीच में। रबी फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? मसूर। निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है? जौ। निम्न में कौन खरीफ फसल है? सोयाबीन। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गेहूं। कौन सी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता होती है? पोली मिट्टी। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल जायद फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे कहते हैं फसल। बीजों को बड़ा पैमाने पर भंडार किस्में और
भंडार गृह में किया जाता है, जिनको उनके पीड़ितों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। साइलो में अगला चैप्टर है मित्र एवं शत्रु। पहला क्वेश्चन है खसरा किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? विषाणु। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया। उपरोक्त में से कौन सी बीमारी के लिए विडाल परीक्षण उपयोग होता है? टाइफाइड के लिए। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? पोलियो। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है? विषाणु। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु। क्षय रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु। हैजा, टाइफाइड आदि रोगों को उत्पन्न करने वाला कौन है? जीवाणु। दूषित जल जनित रोग है हैजा। निम्न में कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? दम्मा। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। अतिसार किसके द्वारा होने वाला रोग है? प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होता है। दूसरा, टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होता है। तीसरा, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पहला कथन और तीसरा कथन सत्य है। स्पाइरोगाइरा किसका उदाहरण है? शैवाल का। क्लेमाइडोमोनास किसका उदाहरण है? शैवाल का। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। अमीबा किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ। पैरामीशियम किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ। सल्फर स्रोतों के विघटन वायवीय दशाओं एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? क्षय रोग। राइजोपस ब्रेड मोल्ड किसका उदाहरण है? कवक का। पेंसिलियम किसका उदाहरण है? कवक का। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? जीवाणु। उपरोक्त सूक्ष्म जीवों में से कौन सा सही सुमेलित है? शैवाल स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ क्लोमेडोमोनास, कवक राइजोपस। पहला और तीसरा सही है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस को बुलबुले देता है? इसके लिए पेस्ट्री केक आदि में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिल जाने के बाद अपने श्वसन की प्रक्रिया में खमीर किसे उत्पादित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। चीनी की अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम किण्वन। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण है? रॉबर्ट कोच ने। उपरोक्त में कौन सही सुमेलित है? हैजा घरेलू मक्खी, मलेरिया मादा एडिस मच्छर, डेंगू मादा एनोफिलीज सिफिया। पहला सही है। मलेरिया परजीवी का वाहक का उदाहरण है मादा एनोफिलीज मच्छर। मच्छर डेंगू के विषाणु का वाहक है मादा एडिस। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु वायु। भिंडी की पीत किसके कारण होती है? विषाणु कीट। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। पाश्चरीकरण प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर। पौष्टिकृत करने के लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण करते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है? नाइट्रोजन। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ष चेचक के टीके की खोज की? 1978। सूक्ष्मजीव क्या है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते? सूक्ष्म जीव को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है? कवक। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं? विषाणु। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। टाइफाइड, हैजा, डायरिया बीमारी किस कीट से होता है? घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में कौन सा गेहूं फसल का रोग है? रस्ट।
नींबू कैंकर किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु। गेहूं का रस्ट रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? कवक। जीवाणु किस में सहायक होता है? पनीर, अचार, खाद्य पदार्थ। औषधियों का स्रोत है जीवाणु और कवक दोनों। औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या तथा एंटीबायोटिक। सामान्य प्रतिजैविक औषधियाँ कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिजैविक। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते? क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? प्रतिरक्षा। पादप रोग कौन कौन से हैं? नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है? पाश्चरीकरण। लेग्यूम पौधे में किसका स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन का। लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन जीवाणु सहायक होते हैं? राइजोबियम। मिट्टी में कौन कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं? जीवाणु, नीलहरित शैवाल। नाइट्रोजन का संवर्धन होता है मृदा में। फल सब्जियों का विघटन से क्या बनता है? खाद। रोग उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीव कहलाते हैं रोगाणु रोगजनक। जीवाणु से फैलने वाले रोग कौन से हैं? क्षय रोग। बेसिलिस एंथ्रासिस नामक जीवाणु किस रोग का कारक है? एंथ्रेक्स। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए किस वर्ग चेचक के टीके की खोज की? 1798। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होती है जिससे इडली और डोसा बनता है? ईस्ट। टीनिया कैपिटिस किस कारक का रोग है? गंजापन। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। निम्न में कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? टाइफाइड। अचार, मुरब्बे, चटनी, फलों के रस आदि खाद्य के परीक्षण में किस यौगिक का उपयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। विषैले पदार्थ भोजन को क्या बनाते हैं? विषाक्त। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है? कवक। भोजन के संदूषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक। केवल परपोषी में ही गुणन कौन करता है? विषाणु। निम्न में कौन सा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है? अमीबा। कार्बनिक अपशिष्ट का विघटन होता है जीवाणु द्वारा। कौन सुमेलित नहीं है? एस्परजिलस एसिटिक अम्ल बनाने में। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया फर्मेंटेशन। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 में। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर किसी रंग की फफूंद को छोटे बीजाणु देखे तथा उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यह है हरे रंग का। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के वायु, जल, भोजन अथवा एक संपर्क द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं संचरणीय रोग। गाय में खुर एवं मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। यह किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? परिरक्षक। जैम व स्क्वैश बनाने के लिए रसायनों का उपयोग उन्हें संतुष्ट होने से बचाता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। जैमी जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवित नहीं रह सकते हैं जीवाणु। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। सभी सजीवों का आवश्यक संगठन कौन है जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन। अगला चैप्टर है कोयला और ज्वाला।
इसमें विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ कहाँ ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया में। भारत में तेल पाया जाता है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्ण नदियों के बेसिन, इन सभी में। भारत के सबसे पहले 1867 में तेल का पता किस स्थान पर लगा? माकूम। कोक क्या है? यह कठोर, सरंध्र तथा काला पदार्थ है। कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पेट्रोलियम तेल और गैस की परतें किसके ऊपर बनती है? जल के ऊपर। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? डीजल का। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का परिवर्तन कहलाता है कार्बनीकरण। सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? रेल इंजन की भाप बनाने के लिए। कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्र में घने वन दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ था? 300 मिलियन वर्ष पहले। कोयला जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोलतार कितने पदार्थ का मिश्रण होता है? 200। निम्न में से कोलतार का उपयोग कहाँ किया जाता है? संश्लेषित रंग, फोटोग्राफिक सामग्री तथा छत्र निर्माण की सामग्री में। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल का। पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ था? समुद्री जीवों से तथा मृत जीवों से। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था? 1859 में। प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? सीएनजी। पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अन्य नाम है काला सोनी। किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में। निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है? सीएनजी। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? कोलतार से। किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? उच्च ताप। निम्न में से कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातुओं के निष्कर्षण में। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होता है? कोयला गैस। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? जल के ऊपर। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन सा उत्पाद प्राप्त किया जाता है? कोक, कोलतार तथा कोयला गैस। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले परिवर्तन को कहते हैं कार्बनीकरण। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला। खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग होता है? कोयला। ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग होता है कहलाता है पेट्रोलियम। प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा होता है? पारिश्करण। पेट्रोलियम के संघटन कौन कौन है? पेट्रोल, डीजल, स्नेहक। कोयले का दूसरा नाम है जीवाश्म। भारत में तेल का कुआं कहाँ पर लगाया जाता है? असम, गुजरात तथा बॉम्बे हाई। घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का। पैराफिन मोम का उपयोग होता है मरहम, मोमबत्ती तथा वैसलीन में। विश्व का पहला तेल का कुआं अमेरिका में। अच्छे प्राकृतिक संसाधन है वायु और सूर्य का प्रकाश। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से बना हो। भारत के किस राज्य में सबसे पहले 1867 में तेल का पता चला था? असम में। भारत में प्राकृतिक गैस किस राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। बिटुमेन किसके परिष्करण से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पादन है डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल। निम्न में से कौन संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त होने वाला नहीं है? अच्छा प्राकृतिक संसाधन। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है कोलतार। औषधि, सुगंध और विस्फोटक सामग्री का निर्माण में प्रयोग होता है कोलतार। आजकल सड़कों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? बिटुमेन का। किस गैस का उपयोग लंदन और न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था? कोयला गैस।
ईंधन के रूप में किसका उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों में होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है पारिष्करण। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें कहते हैं पेट्रो रसायन। निम्न में से किसका उपयोग अपमार्जक रेसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि पॉलीथीन और मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के उद्योगों में किया जाता है? पेट्रो रसायन। प्राकृतिक गैस से प्राप्त निम्न में से किस गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन में होता है? हाइड्रोजन गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर किस रूप में भंडारित किया जाता है? सीएनजी। किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु होता है? सीएनजी। शुष्क धुलाई के लिए विलायक का उपयोग किसका होता है? पेट्रोल। जेट वायुयान के लिए ईंधन का उपयोग किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल। विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन का उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? डीजल का। पेंट एवं सड़क निर्माण में किसका उपयोग होता है? बिटुमेन। अगला चैप्टर है दहन और ज्वाला। माचिस की तितली के सिरे पर निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण। मोमबत्ती की ज्वाला का भाग कैसा दिखाई देता है? पीला। निम्न में से ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस। ज्वलनशील पदार्थ है? पेट्रोल। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है? ज्वलन ताप। गोंद और स्टार्च के साथ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड सफ़ेद फास्फोरस का मिश्रण है। एक उपयुक्त लकड़ी के माचिस के सिरे पर लगाया गया था, खुरदरी सतह को रगड़ा जाता है, तो फिर कौन सा रसायन प्रज्वलित होता है? श्वेत फास्फोरस। माचिस की तीलियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तीव्र दहन। मोमबत्ती की लौ का कौन सा क्षेत्र नीली लौ से जलता है? बाहरी क्षेत्र। ईंधन के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश। कास्ट कोयला जलता है वायु में। निम्न में कौन जलकर कास्ट कोयला देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा तथा प्रकाश। जब वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश कर सकती है तो मोमबत्ती कैसे जलती है? निर्बाध रूप से। बारूद में निम्न पदार्थ होता है? सल्फर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? CO2। हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अपघटित होता है? ऑक्सीजन। विद्युत उपघटन व पेट्रोल में लगी आग का सबसे अच्छा अग्निशामक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने से आग पर नियंत्रण होता है। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क CO2 के कारण टूटता है। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन है, इसका ऊष्मीय मान निम्न और ज्वलन ताप अधिक होता है। कोयले और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा कथन सही है? ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक मात्रा में विश्व उष्णन के कारण है। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा उत्पन्न करता है। दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? दहन। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होती है? ऑक्सीजन। किस गैस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर जल उठता है? सल्फर। निरापद माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड तथा पोटेशियम क्लोराइड। ईंधन का मात्रक है kJ/kg। दहन क्रिया के लिए निम्न में कौन सा शर्त आवश्यक है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति की उपस्थिति। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है? हाइड्रोजन। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? ऑक्सीजन। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन है? LPG। दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन।
तेल में लगी आग को अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। किस गैस की अधिकता विश्व उष्मन का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ी का जलना कैसा दहन है? मंद दहन। एलपीजी का जलना उदाहरण है तीव्र दहन का। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग गर्म होता है? बाह्य क्षेत्र। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर होता है कागज का कप नहीं जलेगा। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? बाहरी क्षेत्र। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है किलोजूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सा ईंधन पदार्थ ज्वाला का निर्माण करता है? लकड़ी का कोयला। वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं। वनोन्मूलन के किस गैस की अवशोषण में कमी आती है जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र का हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव एवं अजैव घटक। किसके अंतर्गत पादपों, कवक तथा जंतुओं का मूल्यांकन किया जाता है? रेड डाटा बुक। वनोन्मूलन का क्या कारण है? कृषि भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करना इत्यादि। सभी निम्न में कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? वर्ष में वृद्धि। मरुस्थलीकरण क्या है? उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होना। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है कहलाता है जीव मंडल। वह स्थान जहाँ पे वन्य प्राणियों को कृत्रिम आवास में रखा जाता है चिड़ियाघर। बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघों का संरक्षण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना किसने की थी? सर पीटर स्कॉट ने। वह पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जीवों को रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक। नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने को क्या कहते हैं? पुनरावरोपण। जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होता है कहलाता है प्रजाति। वृक्षों की कटाई से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा की उर्वरता कम जाती है, मृदा की जल धारण क्षमता भी कम हो जाती है और मृदा अपरदन होता है। निम्न में किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया? IUCN के द्वारा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु को कहते हैं प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को कहते हैं वनस्पति जात। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है दावानल तथा भीषण सूखा। वन्य जीवन के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतु अभ्यारण्य। निम्न में कौन पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है? पिपरिया अभ्यारण्य। निम्नलिखित में कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? वृक्ष। इनमें कौन सा वन्य जंतु संकटपन्न है? काला हिरण, सुनहरी बिल्ली तथा हाथी। सागौन का दूसरा नाम है टीक। इनमें कौन पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है? भालू। कागज के कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? 5 से 7 बार। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशिष्टता है? यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा। पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पानी तथा जंगल। वनोन्मूलन से क्या होता है? पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, मृदा का कटाव। बाघ परियोजना लागू किया गया था 1 अप्रैल 1973 में। संरक्षण का अर्थ है रक्षण। निम्न में वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य है कृषि करना, घरों व कारखानों का निर्माण, लकड़ी का उपयोग। पृथ्वी के जिन भाग पर सजीव पाए जाते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल। वनोन्मूलन किसके लिए बड़ा खतरा है? पौधे तथा जीवों। निम्न में कौन सा
पारितंत्र का हिस्सा है। सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है वायुमंडल में। पौधे को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन। जैव विविधता का अर्थ है पौधे, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां। पौधे व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र है वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा। वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहां पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण हो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इनमें से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है? वृक्षारोपण। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र द्वारा। भौम जल स्तर का निम्नीकरण का कारण है वनोन्मूलन। विश्व ऊष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। वनोन्मूलन का अस्थायी हल है पुनर्वरोपण। मरुस्थलीय के कारण निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन हो सकता है? उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना। अपने प्राकृतिक पर्यावास में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा स्थान है? पादप उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, प्राणी उद्यान, वन्य अभयारण्य। दूसरा और चौथा यानी राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में नहीं रहते, आवास में ही संरक्षित रहते हैं, वे है अभयारण्य। रेड डाटा पुस्तक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्राणियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला चैप्टर है जंतुओं में जनन। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म का कथन सही है? मुकुलन अमीबा, द्विखंडन हाइड्रा, कायांतरण लार्वा। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है लैंगिक जनन के द्वारा। द्विखंडन होता है अमीबा में। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। कौन सा जीव में बहुखंडन होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। नर व मादा में युग्मक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मक से बनता है युग्मनज। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो किसका निर्माण करती है? युग्मनज का। नर युग्मक कहलाते हैं शुक्राणु। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के संयोजन होता है अंडाणु का। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है कहलाता है आंतरिक निषेचन। मादा जननांग है गर्भाशय। शुक्राणु कैसे होते हैं? बहुत सूक्ष्म। कोशिका के सामान्य संघटक किसमें पाए जाते हैं? शुक्राणु में। निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है कहलाता है आंतरिक। भ्रूण की वह व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो। गर्भ। जंतुओं के जनन की विधि होती है 2। इनमें अंडप्रजक जंतु कौन से नहीं है? बिल्ली। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं जरायुज। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? जनन, केंद्रक तथा खंडन। मानव भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? हाइड्रा में। जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है जनन। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है प्रजनन। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि होती है कहलाती है निषेचन। एक ट्रेड पोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है कायांतरण। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1। निम्नलिखित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेंढक। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर। निम्नलिखित में कौन विखंडन विधि से जनन करने वाले जंतु नहीं है? हाइड्रा। मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं जरायुज। मनुष्य में मादा युग्म कहलाता है अंडाणु। सामान्य परिस्थितियों में बाह्य निषेचन होता है मेंढक में। भ्रूण का निरंतर विकास होता है गर्भाशय में। आंतरिक निषेचन होता है मुर्गी में।
मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितने सप्ताह का समय लगता है? 3 सप्ताह। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को कहते हैं मुकुलन जनन। अगला चैप्टर है किशोरावस्था की ओर। हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निमोचित कौन सी ग्रंथियां करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि को। लैंगिक हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। मादा हार्मोन किसे कहते हैं? एस्ट्रोजन को। नर हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। कौन सा हार्मोन लड़ू और उड़ू हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। किस हार्मोन में अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायक करता है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। पुरुषों के वृषण में से मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में स्तन तथा दुग्ध ग्रंथियों का विकास जैसे गौण लैंगिक का लक्षण किस हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और वसा समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है वसा से। शक्कर ऊर्जा के लिए आवश्यक है वसा। स्त्रियों में गुणसूत्र होता है 44 + XX। पुरुष तथा स्त्री में ऑटोसोम की संख्या होती है 44। पुरुषों में गुणसूत्र 44 + XY। स्त्री में गुणसूत्र 2X। पुरुष में गुणसूत्र 1X तथा 1Y। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा गुणसूत्र होता है X। शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं X, एक में X तथा दूसरे में Y। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो युग्मक में गुणसूत्र होगा और वह मादा होगी XX। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है कहलाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं यौवनारंभ। यौवनारंभ के साथ वृषण पौरुष हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? थायरोक्सिन। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं दूध, मांस, नट और दालें। यौवनारंभ में वृद्धि का प्रारंभ किस में होता है? स्वर यंत्र लॉरेंस। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? आयोडीन की। लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ कौन से हैं? पत्तेदार सब्जियां, गुड़ और संतरा तथा आंवला। हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का भाग है? वृद्धि। संतुलित आहार का अर्थ है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा। आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? रुधिर का। मनुष्य में कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। अपने आप में संतुलित भोजन है दूध। शिशु को किसके दूध का संतुलित भोजन मिलता है? माँ के। किशोर को क्या कहते हैं? टीनेजर्स। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? किशोर अवस्था में। चिप्स और तथा पैक किया गया पदार्थ में पाया जाता है पोषक तत्व। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना है गुणसूत्र। HIV क्या है? वायरस। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि किसके द्वारा स्रावित होती है? पीयूष। किशोरावस्था की उम्र होती है 11 से 19 वर्ष। अगला चैप्टर बल तथा दाब। निम्नलिखित में बलों में कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा पेशीय बल। इसमें चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण। पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नल में आगे की ओर धकेला जाता है। किस बल के कारण? पेशीय बल। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों के लिए कौन सा बल उपयोग करते हैं? पेशीय बल। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग
किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए कौन सा बल उपयोग करते हैं? पेशीय बल। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल होता है असंपर्क बल। स्थिर वैद्युत बल किसका उदाहरण है? असंपर्क बल का। विश्व में सभी वस्तुएं चाहे छोटी हो बड़ी हो उन पर कौन सा बल है जो लगती है? गुरुत्वाकर्षण बल। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल किसके शीर्ष की अपेक्षा आगे होगा? कैसा होगा? कम। अभिकर्षण का अर्थ है खींचना। अन्योन्य क्रिया के कारण उसके बीच में लगता है बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल। वायु द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। निम्न में कौन में से किस में दिशा और परिणाम दोनों होता है? संवेग में। किसका परिणाम व दिशा दोनों होता है? बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहते हैं दाब। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं यह किस बल के कारण? गुरुत्व बल। कील के नुकीले सिरे पर लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है? दाब। हमारी मांसपेशियों में लगने वाला बल है पेशीय बल। पेशीय बल को कहते हैं संपर्क बल। किस बल के कारण नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है? गुरुत्व बल। बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? परिमाण द्वारा। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ पर लगने वाले गुरुत्व बल किसके बराबर होते हैं? वायुमंडलीय दाब के बराबर। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के किस वैज्ञानिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए पंप का आविष्कार किया? ऑटो वॉन गेरिक ने। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है कुएं से रस्सी द्वारा बाल्टी खींचना, बच्चे द्वारा खिलौना गाड़ी की डोरी से खींचना। अगला चैप्टर है घर्षण। पहला क्वेश्चन, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पिल घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। स्थैतिक, सर्पिल, फिर लोटनिक। विज्ञान ने गैसों तथा द्रव्यों को क्या नाम दिया है? तरल। बॉल बेयरिंग का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है? छत के पंखे में, साइकिल में और नाभि हब में। हम किसी मशीन के गतिशील पुर्जे में क्या लगाते हैं? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट। गति करने वाले वस्तुओं पर कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु के किस दिशा में लगती है? विपरीत दिशा में। तरल में कौन गति करता है? मछलियां और पक्षी। जब कोई वस्तु गतिमान नहीं होती तो घर्षण कहलाता है स्थैतिक घर्षण। कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है? लोटनिक घर्षण। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से ज़्यादा क्या उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है? ऊष्मा। कौन से वाहनों के टायर खांजेदार होते हैं? कारों के, ट्रकों के तथा बुलडोजर के। कबड्डी वाले खिलाड़ी अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए हाथों पर क्या रगड़ते हैं? मिट्टी। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। किसी वस्तु के दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। अधिकांश मशीन में संपर्क को किसके उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है? बॉल बेयरिंग। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है? घर्षण बल। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। घर्षण किस कारण से होता है? दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय के बाद रुक जाती है? घर्षण बल। टायरों के पदार्थ तीलियों को खींचकर खांचेदार बनाकर घर्षण किया जा सकता है अधिक। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका उपयोग होता है? वायु की गति। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसकी घर्षण की माप होती है? सर्पी।
मशीनों में बॉल बेरिंग लगने पर सर्पी घर्षण बल किस बल में परिवर्तित हो जाता है जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है? लोटनी घर्षण बल। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है बायोलॉजी। अगला चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? ठोस, द्रव तथा गैस। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, निर्वात में। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कंपन में आयाम के वर्ग के समानुपाती। पुरुषों के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होता है। महिलाओं में वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। श्रव्य ध्वनि तरंगे मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक बनती है? 0.1 सेकेंड। ध्वनि तरंग होता है अनुदैर्ध्य तरंग। आवृत्ति का